बड़ा क्रिटिकल सवाल है मेरा एक आपसे। वर्तमान जो दौर है ये इंस्टाग्राम का दौर है सर, स्पेशली मैं सोशल मीडिया का नाम नहीं ले रहा, ये इंस्टाग्राम का दौर है। इंस्टाग्राम ने जो मौजूदा जो हमारे 12 साल से लेकर जो 30 साल तक की जो मौजूदा जो स्टूडेंट पीढ़ी है उसको कुचल दिया है, उसके दिमाग को डैमेज कर दिया है, उसके दिमाग को न्यूट कर दिया है। वो अभी जैसे आपके मेरे दौर में जो 10 या 12 साल का बच्चा सोचता था मुझे अमिताभ बच्चन बनना है, सचिन तेंदुलकर बनना है, मुझे विराट कोहली बनना है, वो आज का बच्चा नहीं सोचता। आज का बच्चे मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है। कंटेंट क्रिएटर प्रोफेशन, कंटेंट क्रिएशन हॉबी, नॉट ए प्रोफेशन सर जी। सोशल मीडिया ने खासकर इंस्टाग्राम ने इस बुरी तरह से डैमेज कर दिया। मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूँ, क्या आपको डर लगता है अपने स्टूडेंट्स को लेकर कि ये इंस्टाग्राम उनके दिमाग को खा रहा है? जी सर, मैं आपकी बात से सर 100% सर सहमत हूँ। इंस्टाग्राम और बाकी सारे जो सोशल मीडिया है सर, स्टूडेंट उसको लेके बहुत एडिक्ट हो रहे सर। कि लोगों को कैसा है सर कि 5 मिनट में अगर आप उनको शांति से बैठने के लिए बोले कि वो नहीं बैठ पाएंगे। इंस्टाग्राम की रील उनको ये चाहिए, कहीं पे बाहर जा रहे हैं ये चाहिए, कहीं पे बैठे ये चाहिए, कहीं पे खाना खाने के लिए इंस्टाग्राम पे रील डालो। कंटिन्यूसली दिमाग में यही चल रहा है कि मैं अपने आप को सोशल मीडिया पे कैसे रिप्रेजेंट करूँ, मुझे अपने आप को अच्छा दिखाना है। ये उनके लिए इंस्टाग्राम हो गया। दूसरी चीज सर, मैं जब भी क्लास में लेक्चर लेता हूँ मैं बच्चों को ये चीज में समझाता हूँ कि आपके पीछे, इवन मेरे पीछे भी एक एल्गोरिदम काम कर रहा है। इंस्टाग्राम के ऊपर मशीन लर्निंग एक एल्गोरिदम चल रहा है। जैसे कि सर माई सेल्फ अगर मैं लेता हूँ डॉक्टर ईशा तमन करके, जैसे मैंने मेरा इंस्टाग्राम चालू किया तो आपने एक चीज मार्क की होगी कि सपोज अगर मुझे पिज्जा खाना पसंद है, तो अगर मैंने पिज्जा सर्च किया एक बार तो 2-3 दिन बाद या कुछ ही आधे घंटे बाद मुझे पिज्जा की रील आना चालू हो। उसका ये मतलब हुआ सर कि आपके डेटा फीड होते हैं, आपके डेटा चोरी होते हैं और आपके ऊपर कंटिन्यूसली एल्गोरिदम आपके ऊपर फायर किया जाता है, राइट। तो इसका मोरल ऑफ द स्टोरी ये है सर कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे आगे प्रोग्रेस करें। क्यों? क्योंकि हम लोग कंटिन्यूसली हमारा स्क्रीनिंग टाइम बढ़ जाता है सर। जो काम हमारा 2 मिनट का 5 मिनट का है, कब हम लोग इंस्टाग्राम यूज करते करते 2 घंटे निकल जाते सर, वो पता नहीं चलता। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताना चाहूंगा कि जब ये बीच में बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा था कि हमारे फोटो क्लिक करके हम लोग अच्छे अच्छे इमेजेस बनाते थे, किसी सेलिब्रिटी के साथ खड़े कर देते थे। तो ये फोटोज बनाने के लिए जनरली यूज किया जाता है गूगल जेमिनाई, राइट। तो गूगल जेमिनाई धीरे धीरे क्या हो रहा था सर कि लोग इसके पीछे पागल होते हैं, फोटो खींचे अपने आप को खूबसूरत दिखाने के चक्कर में जेमिनाई से चीजें डाल के एक अट्रैक्टिव इमेजेस बनाए। लेकिन सर गौर करने वाली बात उसमें ये थी, मैं आपके साथ ये चीजें मैं कुछ शेयर करूंगा, आपके साथ कुछ फोटोज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने सिर्फ मेरा इतना ही फोटो सर मैंने मेरे गूगल जेमिनाई को शेयर किया और मैंने कहा कि मुझे एक ऐसा इस तरीके से खड़ा कर दे कि मैं किसी गार्डन के पास खड़ा हूँ, पीछे एक सनसेट है, ऐसा वैसा। अब गौर करने वाली बात ये थी सर कि मैंने उसको सिर्फ इतना ही फोटो दिया था, लेकिन गूगल जेमिनाई ने सर मेरा इतना शॉर्ट फोटो यहाँ तक कर दिया और मेरे याद पे ना सर एक टैटू है। अब गूगल जेमिनाई को ये चीजें कैसे पता कि मेरे हाथ में टैटू है? इसका सीधा सीधा ये मतलब हुआ कि सर मेरे डेटा कहीं ना कहीं पे चोरी हुआ। मैंने कहीं ना कहीं पे मेरा फोटो अपलोड किया था, वहां से जेमिनाई ने मेरे सारे डेटा उठाए। यानी जेमिनाई हमें जितना इजी लगता है कि हाँ हम लोग तो क्या करें, सिर्फ फोटो क्लिक करने के लिए यूज करें, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है सर। हमारे डेटा बिल्कुल भी सेफ नहीं। इवन हम लोग अभी जो बातचीत कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं पे रिकॉर्ड हो रहा है। नो डाउट आपकी पॉडकास्ट से रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन वो डेटा कहीं ना कहीं पे जा रहा है। यानी जब भी सपोज आपने हमारा जब वार्तालाप हुआ था कि हम लोग ऐसा पॉडकास्ट करने वाले हैं, ये सारी चीजें भी जेमिनाई को, इवन चैट जीपीटी को भी पता चल गई थी। तो जब भी मैं कुछ सर्च करता था ना तो उसने मुझे पॉडकास्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देना चालू किया, जबकि बात और हमारे और आपके बीच में। चैट जीपीटी इट मीन छात्रों के लिए पासबुक है, कुंजी है, एक तरह से उत्तर ढूंढने का, जानने का एक आसान शॉर्टकट रास्ता है। क्या हम ये समझें कि चैट जीपीटी जो है एक स्टूडेंट्स की लाइफ में टीचर का रोल खत्म कर देता है? जी सर, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पे आपने पिन पॉइंट किया है सर कि अभी क्या जो जनरेशन है, चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई जैसे जो भी एआई टूल्स है, अभी उनका महत्व इतना बढ़ गया कि अगर मैं स्टूडेंट कोई भी सवाल पूछूं तो वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग यूज करना बंद कर दिया। उनको क्या चाहिए, चैट जीपीटी में मैं कोई भी चीज सर्च करूंगा, ये रिजल्ट, ये आंसर आ गया, ये खत्म। उसके बारे में जो थिंकिंग प्रोसेस है वो स्टूडेंट्स ने बंद कर। जबकि आपके और हमारे जमाने में सर कैसा था कि आपको अगर कोई सवाल पूछा जाए तो हम सबसे पहले पहला सहारा था हमारा बुक्स, इंटरनेट, उसके ऊपर से फाइंड आउट करते थे, एक अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार करते थे। लेकिन आजकल कैसा है, चैट जीपीटी के जमाने में एक प्रॉम्प्ट डाला
और तुरंत ही आपको आंसर मिल जाता है। वैसे ही रेडीमेड मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि एआई ने हमें एक तरीके से फिजिकली हैंडीकैप कर दिया सर, मैं ऐसा ही कहना चाहूंगा कि सीधा आप डालो और आपको तुरंत ही उत्तर मिल जाता है, आप जो भी डालो। नमस्कार, मैं विष्णु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं डेली इंडिया टाइम्स डिजिटल न्यूज चैनल। भारत की आजादी को लगभग 80 साल पूरे होने वाले हैं, या हम कहें कि लगभग 80 साल पूरे हो चले हैं। हम एक शतक पार करेंगे। हम देखते हैं कि भारत में जो मौजूदा समय है उसमें शिक्षा में बदलाव को लेकर पूरे देश में एक बड़ी क्रांति का दौर जैसे चल पड़ा है। जैसे भारत के जो छात्र हैं जिनको जैन जी नाम दिया गया है, जैसे कि उन्होंने ये तय कर लिया है कि भारत में एक बड़ी शिक्षा में बड़े बदलाव की आवश्यकता है। आज हमारे साथ गुजरात के सूरत शहर से एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर ईशान तमनकर। डॉक्टर ईशान तमनकर सूरत शहर के जाने माने बिमल तोरमल पोद्दार बीसीए कॉलेज के प्रोफेसर हैं और कंप्यूटर साइंस के वो खास विशेषज्ञ हैं। उनसे हम बात करेंगे जो मौजूदा समय में जो शिक्षा प्रणाली है उससे जुड़े विषय के बारे में, और भी हम उनसे जानेंगे कि क्या उनके नजरिए से क्या इस समय जो भारत में जो बदलाव की एक लहर चल रही है वो किस तरह सोचते हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। जी सर, मैं चाहूंगा कि मेरा पहला ही सवाल आपसे कि आप सबसे पहले अपने बारे में कुछ खास हमें बताइए, आपका स्पेशलाइजेशन, आपके एक्सपीरियंस कुछ बताइए सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छा मेरा वेलकम किया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ सर। थैंक यू सो मच। सर, जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम है डॉक्टर ईशान तमनकर। अभी मैं विमल तोरमल पोद्दार बीसीए कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। मेरा स्पेशलाइजेशन है सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। सर, मेरे खुद के अभी 12 पेटेंट एंड कॉपीराइट है और 20 से ज्यादा मैंने रिसर्च पेपर सर पब्लिश किए। उसके अलावा सर मैंने 3 इंटरनेशनल और 8 नेशनल अवार्ड से मुझे सम्मान किया गया है सर। तो बस यही है सर। जी सर, अभी पूरे देश में जैसे कि हमने अभी कहा कि एक बड़ा बदलाव जैसे चल पड़ा है शिक्षा में बदलाव को लेकर। आप क्योंकि प्रोफेसर हैं, एजुकेशन से हैं, आप क्या सोचते हैं ये जो बदलाव है ये कितना जरूरी है? सर, पहले के कंपैरेटिवली अभी बदलाव बहुत अच्छा है। जैसे कि हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और विशेषज्ञ उन्होंने मिलकर पहले तो हमारी प्रणाली को चेंज किया। एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जो चेंज किया, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें अभी बच्चों के जहन में आने लगी, उनको नई नई चीजें जानने के लगी। जैसे कि हमारे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स में ऐसा कहा जा रहा था कि बहुत पुराने टाइम से पुरानी चीजें, वो कहते हैं ना, किसी भी चीजें वो लोग सीख रहे थे, लेकिन अभी के बच्चे हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये बैचलर्स के बच्चे सीख रहे हैं, जबकि ये पहले मास्टर्स के बच्चे सीखते थे। हमारे जैसे जो कंप्यूटर साइंस के जो पीएचडी करते हैं हम लोग, उस समय में हम लोग ये मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखते थे, लेकिन आज बैचलर्स के बच्चे ये सारी चीजें सीखना सर शुरुआत हो गई है। सो एक एनईपी में बहुत अच्छा एक ड्रास्टिक चेंज लेकर है हमारे एजुकेशन प्रणाली में। जैसे सर अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के आने के बाद काफी बड़े बदलाव हुए हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, लगभग 12 साल होने को आ गए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को, तो क्या बड़ा बदलाव पिछले एक दशक में 2015 से लेकर अब तक आप देखते हो, क्या बड़े बदलाव आपको देखने को मिले हैं अभी तक? एजुकेशन फैक्टर में तो सर मैंने बहुत सारी चीजों को मैंने नोटिस किया है कि जो जैसे कि हमारा जो सिलेबस का जो पूरा पैटर्न था वो पूरा चेंज हो गया सर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने एक और चीज सर सबसे ज्यादा लेके आए, क्योंकि ऐसा थोड़ा क्रिटिसाइज हो जाएगा इन सब चीजों को, कि पहले कैसा था सर, हम लोग जो पुरानी हमारी एजुकेशन सिस्टम थी, जो बुक्स थी, वो बुक्स के अंदर हम लोग वही सीखते थे कि अकबर ने ये किया, बाबर ने ये किया, बट हिंदुइज्म के बारे में कभी सब इन चीजों को क्रिटिसाइज नहीं किया गया। जो रियलिटी थी, जो ट्रूथ थी, उसके बारे में इन चीजों के ऊपर फोकस नहीं किया गया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये सारी चीजें इंडियन एजुकेशन सिस्टम में लाई, एज वेल एज अभी के जो हमारे बैचलर्स के बच्चे हैं उनको एक सब्जेक्ट ऐड किया गया है, दैट इज वैल्यू एडिशन कोर्स, भारतीय ज्ञान परंपरा।
जिसके अंदर रामायण और महाभारत की कुछ ऐसी स्टोरीज बताई गई कि जिसके संदर्भ में हम लोग ये कह सकते हैं कि वो कैसा होता है सर कि लोग रामायण महाभारत के अगर बारे में बात करो तो लोगों के दिमाग में एक ये वर्ड बिठा दिया गया, मिथ। लोग उसको माइथोलॉजी बोलते हैं। जब हम किसी चीज को मिथ बोलते हैं दैट मीन्स हम लोग उसको सत्य नहीं समझते। लेकिन ये सर माइथोलॉजी नहीं है, इसके बहुत सारे प्रमाण ऐसे मिले कि दिस इज द रियलिटी, दिस इज द ट्रूथ। लेकिन हमारे दिमाग में अंग्रेजों ने, मैकॉले ने ये चीजें हमारे दिमाग में बिठा दी है कि ये सारी चीजें हैं वो मिथ है, बट ये सर मिथ नहीं है। तो ये सारी चीजें हम लोग अभी बच्चों को पढ़ाना सर शुरुआत की है। तो कंप्यूटर साइंस के साथ हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा हम लोग ने इसके ऊपर भी एक बहुत ज्यादा फोकस किया है सर। अभी जैसे आपने रामायण महाभारत की बात की तो मेरा जो सवाल है वो रामायण और महाभारत से ही जुड़ा हुआ है। रामायण और महाभारत में हमने देखा प्रभु श्री राम के चरित्र से देखा, उनके व्यक्तित्व से देखा, श्री कृष्ण भगवान के भी हमने व्यक्तित्व से देखा, जो गुरु शिष्य प्रणाली थी, जो एक शिक्षक का अपने गुरु के प्रति जो सम्मान था और गुरु का अपने शिक्षक के प्रति जो दायित्व था। क्या आप, क्योंकि एक शिक्षक है इसलिए हम आपसे यह सवाल कर रहे हैं, क्या आपको लगता है जो भारत का जो मौजूदा समय है उसमें गुरु और जो छात्र है, जो शिष्य है, जैसे मान लीजिए, क्या उनके दोनों के व्यक्तित्व बदल गए हैं, उनके चरित्र बदल गए हैं, उनकी भाषाएं बदल गई हैं? सर ये बहुत ही क्रिटिकल मुद्दा हुआ, बट हाँ कुछ हद तक मैं कहना चाहूंगा। मैं आपकी बात से मैं सहमत हूँ सर, क्योंकि आजकल की जो जेंजी की जनरेशन है सर, जिसको हम लोग जेंजी कहते हैं, हमारे समय के आप और हमारे समय के हम लोग मिलेनियल्स थे। हम कैसा था सर कि हम हमारे गुरुओं की सर आदर करते थे, सम्मान करते थे सर। आज के जेंजी में है ऐसा मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि 50 to 60% लोग इन चीज को मानते हैं, लेकिन बाकी के जो 40% जनरेशन है जेंजीज, वो फैकल्टीज को, गुरु को सर समझना ही नहीं चाहते। उनमें पेशेंस का बहुत बड़ा अभाव है सर। उनको कैसा है, जैसे वो इंस्टाग्राम की रील होती है, हर 2 मिनट में उनको नई चीज चाहिए, हर 2 मिनट में उनको नई चाहिए। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सर प्रॉब्लम हो गया कि जब भी हम लोग पढ़ाना शुरुआत करते हैं तो जो लोग हमें 2 मिनट बेयर नहीं कर पाते, जो लोग इंस्टाग्राम को 2 मिनट बेयर नहीं कर पाते, उन्हें हमें 40 से 45 मिनट तक पढ़ाना, राइट। दूसरा एक सबसे बड़ा फैक्टर जो ध्यान में आया सर कि मान सम्मान का भाव, जैसे सम्मान के साथ किसी के साथ बात करना, वो जेंजीज धीरे धीरे भूलता जा रहा है। उनका कैसा हो गया सर, उनका अप्रोच झट में पड़ गया कि ये चीजों को लेके वो थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं कि उनको हर एक चीज तुरंत चाहिए। उनमें पेशेंस कम हो गया सर। अगर आप उनको कहोगे कि आप अपना फोन 1 घंटे के लिए साइड में रखो तो वो सर वो नहीं कर पा रहे सर। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर, क्योंकि बदलाव का दौर है। हम आपके साथ एक ऐसे समय पे पॉडकास्ट कर रहे हैं कि ये 15 अगस्त की पूर्व संध्या है, ये भी बहुत बड़ी खास बात है सर। जी सर। शिक्षा में रिसर्च को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि रिसर्च की क्या भूमिका समझते हैं? शिक्षा में रिसर्च क्यों जरूरी है? सर बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा सर, थैंक यू। मैं खुद चाहता था कि इसके रिगार्डिंग कुछ प्रश्न आए। मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ सर। अभी कैसा हुआ है सर कि ऐसा मार्क किया गया है कि हमारा जो भारत है ना सर, वो रिसर्च में बहुत पिछड़ा हुआ है सर। रिसर्च में हमारा इतना योगदान धीरे धीरे कम होता जा रहा है सर। सो अभी से ऐसा है कि सर रिसर्च हमारा सिर्फ एक ये नहीं रह गया कि भाई पेपर पब्लिश करो, चीजों को फाइंड आउट करेगा। जैसे हमारे कंप्यूटर साइंस में तो ऐसा है कि हमें हर एक दिन हमें अपडेट होना पड़ता है, हर एक दिन खुद को अपग्रेड करना पड़ता है। सो रिसर्च का मतलब मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि हमारे आसपास जो भी प्रॉब्लम है सर, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आप लेके आते हो, उसको मैं सिंपल भाषा में मैं उसको रिसर्च कहूंगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे भी हम लोग जब रियल वर्ल्ड के जो प्रोजेक्ट्स करते हैं तो हम लोग IT और मशीन लर्निंग इन सब चीजों का यूज करके चीजों को आसान कैसे करना, राइट। अगर आप उस चीज का सॉल्यूशन लेके आते हो तो मैं उसको कहूंगा ये मेरे लिए रिसर्च है। इसलिए मैं स्टूडेंट को भी यही कहता हूं कि मेरा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि आप रिसर्च पेपर करो, साइटेशन करो, बट एक्चुअली जो बदलाव है कि जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम की तह तक पहुंचो और उसका सॉल्यूशन लेके आओ। इसी को मैं रिसर्च कहूंगा सर। जी सर, क्या लगता है आपको जो अभी जो वर्तमान में जो एक तरह से कहें कि जो मौजूदा जो छात्रों का डिपार्टमेंट है, वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो 12th क्लास से लेकर हायर एजुकेशन तक, जो छात्रों का हमने देखा है जो उनका माइंड लेवल है, जो क्योंकि एक सोशल मीडिया का ये दौर चल रहा है, क्या लगता है सर आपको कि जो वर्तमान के जो छात्र हैं वो रिसर्च जैसे सब्जेक्ट को, क्योंकि रिसर्च में पूरा 100% माइंड देना पड़ता है, कतराते हैं आजकल के छात्र जो कतराने? जी सर,
करेक्ट, कतराते हैं सर, क्योंकि मैंने मेरे पॉडकास्ट में शुरुआत में कहा कि उनको कैसा है चाहिए सर, उनमें पेशेंस का अभाव है सर। रिसर्च एक ऐसी चीज है सर कि आपको 3 साल 5 साल 10 साल तक, जब तक आपको आउटकम नहीं मिलता तब तक हमें रुकना पड़ता है। लेकिन रिसर्च इसलिए सर, जेनजीस जनरेशन का कैसा है कि उनको चैट जीपीटी के जमाने में चीजें मैंने चैट जीपीटी पे डाली और तुरंत मुझे जवाब मिल गया, उनके लिए वही रिसर्च है। बट ये ऐसा नहीं है सर, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत परेशान लगता है चीजों के लिए। जैसे हमारे कुछ फैकल्टीज है हमारे कंप्यूटर साइंस में, मेरे से जो लोग पीएचडी करते हैं वो लोग जानते हैं सर कि एक एक चीज के पीछे कंटिन्यूस भागना पड़ता है, एक एक चीज के लिए जानना पड़ता है कि इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकते हैं, गलतियां करते हैं, तब हम लोग रिसर्च के तह तक पहुंचते हैं। तो जेनजीज के बारे में मैं ऐसा ये कहना चाहूंगा कि छात्र में अभी थोड़ा पेशेंस का अभाव है रिसर्च को लेके। सीख रहे सर, धीरे धीरे सीख जाएंगे, बट एक समय और पेशेंस, उनको ये चीजें सीखना पड़ेगा सर। अभी जैसे सर आपने काफी महत्वपूर्ण बात बोली चैट जीपीटी को लेकर, क्या सर मैं अपनी भाषा में अगर आपसे ये कहूं कि चैट जीपीटी इट मीन छात्रों के लिए पासबुक है, कुंजी है, एक तरह से उत्तर ढूंढने का, जानने का एक आसान शॉर्टकट रास्ता है? क्या हम ये समझें कि चैट जीपीटी जो है एक स्टूडेंट्स की लाइफ में टीचर का रोल खत्म कर देता है? जी सर, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आपने पिन पॉइंट किया है सर, कि अभी का जो जनरेशन है, चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई जैसे जो भी एआई टूल्स है, अभी उनका महत्व इतना बढ़ गया है कि अगर मैं स्टूडेंट्स को कोई भी सवाल पूछूं तो वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग यूज करना बंद कर दिया। उनको क्या चाहिए, चैट जीपीटी में मैं कोई भी चीज सर्च करूंगा, ये रिजल्ट, ये आंसर आ गया, ये खत्म। उसके बारे में जो थिंकिंग प्रोसेस है वो स्टूडेंट्स ने बंद कर दी। जबकि आपके और हमारे जमाने में सर कैसा था कि आपको अगर कोई सवाल पूछा जाए तो हम सबसे पहले, पहला सहारा था हमारा बुक्स, इंटरनेट, उसके ऊपर से फाइंड आउट करते थे, एक अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार करते थे। लेकिन आजकल कैसा है, चैट जीपीटी के जमाने में एक प्रॉम्प्ट डालो और तुरंत ही आपको आंसर मिल जाता है। वैसे ही रेडीमेड, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि एआई ने हमें एक तरीके से फिजिकली हैंडीकैप कर दिया सर, मैं ऐसा ही कहना चाहूंगा कि सीधा आप डालो और आपको तुरंत ही उत्तर मिल जाता है, आप जो भी डालो। सपोज मुझे कोई भी टॉपिक चाहिए तो एक हमारे कंप्यूटर भाषा में एक कीवर्ड है जिसको कहते हैं एक्ट एज। अभी मुझे कोई टॉपिक चाहिए तो मैं लिखूंगा एक्ट एज अ प्रोफेसर, स्टूडेंट को चाहिए तो लिखेंगे एक्ट एज अ स्टूडेंट। तो चैट जीपीटी अपने आपको वो रोल असाइन कर देता है और आपको तुरंत जवाब दे देता है सर। तो चैट जीपीटी बहुत खास बात आपने एक और बड़ी खास बात बोली है कि एआई ने हमको, हमारे छात्रों को हैंडीकैप्ड कर दिया है सर। मैं चाहूंगा कि इस कड़ी को और हम आगे बढ़ाएं सर, क्योंकि एआई के बारे में ये अभी थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़े जो अमेरिका के, एक मैं नाम थोड़ा मिस हो रहा है मेरे से, उनका ये दावा था कि जो एआई है वो अगर कुछ खास लोगों के हाथ लग गया तो पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी। तो सर लेकिन हम मौजूदा दौर में देख रहे हैं एआई, चैट जीपीटी, आप थोड़ा बताइए सर ये हमारी, क्योंकि जो वर्तमान जो पीढ़ी है, जो स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हैं और उनको किस हद तक बचाव जरूरी है? बेनिफिट के बारे में मैं बताऊंगा सर कि अभी बच्चे उसका बेनिफिट ले रहे सर, क्योंकि आजकल की जो जेनजी जनरेशन है सर, उनको सिखाना नहीं पड़ता, वो तुरंत ही चीजें सीख जाती है, राइट। और हमारा ह्यूमन मेंटालिटी, हमारा ब्रेन ऐसा है कि हम लोग अच्छी चीजें कम सीखते हैं, बुरी चीजें वो ज्यादा सीखते हैं सर। ये ह्यूमन का मेंटालिटी है सर पहले से। तो अगर सीखने की बात आए तो बच्चे तो ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। आजकल मैं छोटे बच्चों की बात करूं, 5वें 6वें 7वें 8वें स्टैंडर्ड के बच्चों को, उनको एआई, जेमिनी, क्लॉड, वीडियो कैसे बनाने, गाने कैसे बनाने, ये सारी चीजें उनको सर कंपैरेटिवली हमसे बेटर उनको सर आगे है। तो सीखना तो बहुत ईजी है। दूसरी बात, जब आपने डिसएडवांटेज की कही तो मैं आपको सर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताना चाहूंगा सर। अब ये बीच में बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा था कि हमारे फोटो क्लिक करके हम लोग अच्छे अच्छे इमेजेस बना देते हैं, किसी सेलिब्रिटी के साथ खड़े कर देते थे। तो ये फोटोज बनाने के लिए जनरली यूज किया जाता है गूगल जेमिनाई, राइट। तो गूगल जेमिनाई धीरे धीरे क्या हो रहा था सर कि लोग इसके पीछे पागल होते हैं, फोटो खींचे अपने आप को खूबसूरत दिखाने के चक्कर में जेमिनाई पे चीजें डाल के एक अट्रैक्टिव इमेजेस बनाते हैं। लेकिन सर गौर करने वाली बात उसमें ये थी, मैं आपके साथ ये चीजें मैं कुछ शेयर करूंगा, आपके साथ कुछ फोटोज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने सिर्फ मेरा इतना ही फोटो सर मैंने मेरे गूगल जेमिनाई को शेयर किया और मैंने कहा कि मुझे एक ऐसा इस तरीके से खड़ा कर दे कि मैं किसी गार्डन के पास खड़ा हूं, पीछे एक सनसेट है, ऐसा वैसा। अब गौर करने वाली बात ये थी सर कि मैंने उसको सिर्फ इतना ही फोटो दिया था, लेकिन गूगल जेमिनाई ने सर मेरा इतना शॉर्ट फोटो यहां तक कर दिया और मेरे यहाँ पे ना सर एक टैटू है। अब गूगल जेमिनाई को ये चीजें कैसे पता कि मेरे हाथ में टैटू है? इसका सीधा सीधा ये मतलब हुआ कि सर मेरे डेटा कहीं ना कहीं पे चोरी हो रहे। मैंने कहीं ना कहीं पे मेरा फोटो अपलोड किया था, वहां से जेमिनाई ने मेरे सारे डेटा उठा लिए। यानी
जेमिनाई हमें जितना इजी लगता है कि हाँ हम लोग तो क्या करें, सिर्फ फोटो क्लिक करने के लिए यूज करें, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है सर। हमारे डेटा बिल्कुल भी सेफ नहीं। इवन हम लोग अभी जो बातचीत कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं पे रिकॉर्ड हो रहा है। नो डाउट आपके पॉडकास्ट पे रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन वो डेटा कहीं ना कहीं पे जा रहा है। यानी जब भी सपोज आपने हमारा जब वार्तालाप हुआ था कि हम लोग ऐसा पॉडकास्ट करने वाले हैं, अब ये सारी चीजें भी जेमिनाई को, इवन चैट जीपीटी को भी पता चल गई थी। तो जब भी मैं कुछ सर्च करता था ना, तो उसने मुझे पॉडकास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना चालू किया, जबकि बात और हमारे और आपके बीच में हुई। दैट मीन्स ये कॉन्सेप्ट को कहते हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग डीप न्यूरल नेटवर्क, यानी ये ह्यूमन की तरह सीखता रहता है, राइट। सो ये हम लोग जितना उसको आसान भाषा में हम लोग ऐसा कहना चाहेंगे कि भाई सीख तो रहे, लेकिन उसके बोलते हैं ना डिसएडवांटेज भी बहुत सारे सर, डीमेरिट्स भी बहुत सारे, कि आपके डेटा कहीं पे भी सेफ नहीं है सर। और एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें ऐसा लगता है कि गूगल पे हर एक चीज अवेलेबल है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। सिर्फ 3% इंफॉर्मेशन, ओनली 3% इंफॉर्मेशन गूगल पे एक्सेस कर सकते हो, बाकी की 97% इंफॉर्मेशन अवेलेबल है सर डार्क वेब के ऊपर। यानी हमारे डेटा बिल्कुल सिक्योर नहीं है सर। जी, बहुत आपने काफी इंपॉर्टेंस वाली बात बोली है। लोगों को काफी इससे लोग इंस्पायर होंगे, उनको एजुकेट भी होंगे और सावधान भी होंगे सर आपकी इस बात को जानने के बाद। जी जी। बड़ा क्रिटिकल सवाल है मेरा एक आपसे। वर्तमान जो दौर है ये इंस्टाग्राम का दौर है सर। स्पेशली मैं सोशल मीडिया का नाम नहीं ले रहा आपसे, ये इंस्टाग्राम का दौर है। इंस्टाग्राम ने जो मौजूदा जो हमारे 12 साल से लेकर जो 30 साल तक की जो मौजूदा जो स्टूडेंट पीढ़ी है उसको कुचल दिया है, उसके दिमाग को डैमेज कर दिया है, उसके दिमाग को न्यूट कर दिया है। वो अभी जैसे आपके मेरे दौर में जो 10 या 12 साल का बच्चा सोचता था मुझे अमिताभ बच्चन बनना है, सचिन तेंदुलकर बनना है, मुझे विराट कोहली बनना है, वो आज का बच्चा नहीं सोचता। आज का बच्चे मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है। कंटेंट क्रिएटर प्रोफेशन, कंटेंट क्रिएशन हॉबी, नॉट ए प्रोफेशन सर। जी सोशल मीडिया ने, खासकर इंस्टाग्राम ने इस बुरी तरह से डैमेज कर दिया है। मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूं, क्या आपको डर लगता है अपने स्टूडेंट्स को लेकर कि ये इंस्टाग्राम उनके दिमाग को खा रहा है? जी सर, मैं आपकी बात से सर 100% सर सहमत हूँ। इंस्टाग्राम और बाकी सारे जो सोशल मीडिया है सर, स्टूडेंट उसको लेके बहुत एडिक्ट हो रहे सर। कि लोगों को कैसा है सर कि 5 मिनट भी अगर आप उनको शांति से बैठने के लिए बोलेंगे वो नहीं बैठ पाएंगे। इंस्टाग्राम की रील उनको ये चाहिए, कहीं पे बाहर जा रहे हैं ये चाहिए, कहीं पे बैठे ये चाहिए, कहीं पे खाना खाने के लिए इंस्टाग्राम पे रील डालो। कंटिन्यूसली दिमाग में यही चल रहा है कि मैं अपने आप को सोशल मीडिया पे कैसे रिप्रेजेंट करूं, मुझे अपने आप को अच्छा दिखाना है। ये उनके लिए इंस्टाग्राम हो गया। दूसरी चीज सर, मैं जब भी क्लास में लेक्चर लेता हूँ मैं बच्चों को ये चीज में समझाता हूँ कि आपके पीछे, इवन मेरे पीछे भी एक एल्गोरिदम काम कर रहा है। इंस्टाग्राम के ऊपर मशीन लर्निंग के एक एल्गोरिदम चल रहा है। जैसे कि सर माई सेल्फ अगर मैं लेता हूँ डॉक्टर ईशान तावनकर के, जैसे मैंने मेरा इंस्टाग्राम चालू किया तो आपने एक चीज मार्क की होगी कि सपोज अगर मुझे पिज्जा खाना पसंद है, तो अगर मैंने पिज्जा सर्च किया एक बार, तो 2-3 दिन बाद या कुछ ही आधे घंटे बाद मुझे पिज्जा की रील आना चालू हो गई। उसका ये मतलब हुआ सर कि आपके डेटा फीड होते हैं, आपके डेटा चोरी होते हैं और आपके ऊपर कंटिन्यूसली एक एल्गोरिदम आपके ऊपर फायर किया जाता है, राइट। तो इसका मोरल ऑफ द स्टोरी ये है सर कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे आगे प्रोग्रेस करें। क्यों? क्योंकि हम लोग कंटिन्यूसली, हमारा स्क्रीनिंग टाइम बढ़ जाता है सर। जो काम हमारा 2 मिनट का 5 मिनट का है, कब हम लोग इंस्टाग्राम यूज करते करते 2 घंटे निकल जाते सर, वो पता ही नहीं चलता। तो हमारा प्रोडक्टिव वर्क तो बंद हो गया। सेम वैसे ही सर मैं एक चीज चाइना के ऊपर पे भी सर ये मैं क्रिटिसाइज करना चाहूंगा। बीच में गेम आई थी फेमस पबजी, बच्चे खेलते खेलते वक्त वो अपने आप को इतना वर्चुअल एनवायरनमेंट में अपने आप को उन्होंने सेट कर दिया था कि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को रियल एनवायरनमेंट नहीं पबजी एनवायरनमेंट समझना चालू कर दिया था उन्होंने। तो चाइना और ये बाकी सारी कंट्री का उनका मोरल मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट ये रियलिटी है सर कि वो यही चाहते हैं कि हमारे इंडिया के बच्चे, दोज हु आर वेरी ब्रिलियंट एंड इंटेलिजेंट, बट वो उनको अनप्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं कि हम ऊपर तो नहीं आने देंगे, हम आपको नीचे डाउन कर देंगे। तो हमारी जो जनरेशन है उनको दिन ब दिन खा रहे हैं ऐसे इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म से, ऐसे गेमिंग प्लेटफॉर्म से, कि जिसकी वजह से वो अपने आप का खुद का प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। आपने एक जो मुद्दा कहा कि कंटेंट क्रिएशन, वो भी सर ऐसा हो गया कि बच्चा आजकल कुछ भी इंस्टाग्राम रील पे बना के वो अपलोड कर देता है सर, और लोग उसे वायरल कर देते सर, और उस चीज का सर कोई सेंस भी नहीं होता सर। लेकिन आजकल की जो जेंसीज और ये सारी जनरेशन है उनको ये चीजें बहुत कूल लगती है, जबकि उसमें कोई नॉलेज की बातें भी नहीं होती है। बीच में हमने देखा था भाई, एक ग्लास लिया था पानी का, उसमें हल्दी डाली थी और उस रील को वायरल कर दिया था चीजों को,
जबकि उस चीज का कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं। सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, हमारे यहाँ के कुछ बेवकूफ बच्चे, उन लोगों ने सब क्या किया, उस चीजों को लाइक शेयर करना चालू कर दिया था सर। तो ये बहुत ही गलत बात है सर, ये हमारे दिमाग को अंदर से खोखला कर दे सर। सर आपकी जो स्टूडेंट से लेकर आप कंप्यूटर साइंस के एक स्पेशलिस्ट प्रोफेसर हैं, आपकी स्टूडेंट से लेकर प्रोफेसर बनने तक की जो यात्रा है, जो आपके स्ट्रगल हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए सर। जी सर, पहले से एक्चुअली कैसे, माय मदर इज अ टीचर, तो पहले से मुझे टीचिंग फील्ड में आना था, तो मेरा ये पहले से कह सकते हैं कि हाँ, इट इज माय पैशन सर। मुझे पढ़ाना बहुत पसंद था सर। तो पहले जो मेरी शुरुआत थी वो हमारे फील्ड में ऐसा था कि सबसे पहले हम तुरंत ही परमानेंट नहीं हो सकते, पहले कुछ शुरुआत के 6 या 7 साल कॉन्ट्रेक्चुअल पे काम करना पड़ता है, यानी 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके ऊपर काम करना पड़ता है। लेटर ऑन धीरे धीरे मुझे पीएचडी रिसर्च में मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा। देन लेटर ऑन पीएचडी मेरा कंप्लीट हुआ, कॉलेज में परमानेंट हुआ, और एक्चुअली ऐसा कहा जाए टचवुड कि मैं उसी फील्ड में हूँ कि जिसमें मुझे पसंद है सर। इसलिए यात्रा तो हाँ सर कह सकते कि स्ट्रगल बहुत कुछ रहा सर, बट मैं उसको स्ट्रगल बोल के मैं उसको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहूंगा सर। ऐसा कहते हैं, विराट कोहली जी ने ये कही है, ये जो बात मेरे दिमाग में बैठी हुई है कि स्ट्रगल उसका होता है कि जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। तो मैं उसको स्ट्रगल नहीं कहूंगा, मैं उसको हार्डवर्क कहना चाहूंगा कि हार्डवर्क हाँ किया है, तभी आज यहाँ तक हूँ, भगवान की मेहरबानी से, मॉम डैड पेरेंट्स सबके आशीर्वाद से, मेरे गुरु के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ पे हूँ सर। सर भारत काफी तेज गति से डिजिटल होने की दिशा में रफ्तार से आगे जा रहा है, लेकिन क्या हमारी जो साइबर सुरक्षा है, क्या वो सुरक्षित है या उसमें अभी बहुत सारी कमियां आप देखते हो? सर मेरा कुछ जवाब इसमें ऐसा रहेगा कि साइबर सिक्योरिटी को हमें बहुत स्पीडीली हमें इन सब चीजों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा सर, बिकॉज साइबर अटैक दिन ब दिन इतने बढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट। आज एक मैं आपको बताना चाहूँ कि आज साइबर सिक्योरिटी और साइबर अटैक ये बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई कि आप किसी को भी एक लिंक शेयर कर दो, उसके ऊपर क्लिक करो, डेटा इसीलिए आपके चोरी हो जाते हैं, राइट। और आजकल लोगों को टारगेट करना ये सर बहुत कॉमन हो गया, जिसमें साइबर सिक्योरिटी को लेकर मैं आपको कुछ 2-3 टेक्निकल वर्ड बताना चाहूंगा। फिशिंग होते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट होता है, फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, देन सोशल इंजीनियरिंग होता है। इन सब के माध्यम से चीजों को टारगेट किया जाता है, लोगों को ठगा जाता है, उनके पैसे हटे जाते हैं, हमारे यहाँ के इंडिया के डेटा चोरी करके किसी और कंट्री में बेचे जाते हैं, डेटा बेचे जाते हैं। तो हमें हाँ इन चीजों को लेके सर हमें इवॉल्व होना पड़ेगा। और साइबर सिक्योरिटी सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, इट इज टेक्नोलॉजी प्लस अवेयरनेस प्लस स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज। इन 3 चीजों को मैं ज्यादा ध्यान देना चाहूंगा। और हाँ, एआई के साथ साथ मेरा यही कहना है कि सर साइबर सिक्योरिटी लिटरेसी भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सर हो सकता है सर। जी सर, भारत में हम फिर दोबारा एआई पे लौट आते हैं। एआई को लेकर अभी हमारे भारत सरकार का भी ये दावा है कि एआई काफी तेजी से भारत की में पैर पसार रहा है, जड़ें जमा रहा है, और इससे आने वाले समय में जो भारत में जो बेरोजगारी है उसमें एआई के कारण एक बड़ा कमी भारत सरकार लाने के लिए विचार कर रही है। तो आपको लगता है कि क्या एआई रोजगार से जुड़ी जो हमारे देश की जो बड़ी समस्या है उसमें कमी ला पाएगा? कुछ हद तक मैं सर सहमत हूं, लेकिन उसका अगर सेकंड एस्पेक्ट में अगर ये देखो सर कि जॉब उनकी जाएगी कि जिनको एआई नहीं आता सर, लेकिन दोज हु आर अवेयर अबाउट एआई, जो ये सारी चीजें सीखे हैं सर, उनकी जॉब तो सिक्योर है सर। सो आई कैन से लाइक दिस कि हाँ कुछ हद तक जाने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए सर लोगों को कैसा है सर कि अपने आप को अपग्रेड करना सर बहुत जरूरी है। एआई का इस्तेमाल करना हमें सीखना चाहिए सर, क्योंकि एआई जितना इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में हो गया सर, एक मोमेंट के बाद ऐसा आएगा कि हमें एआई के बगैर नहीं चलेगा, राइट। जैसे एक समय था कि सबसे पहले हमें पता था मोबाइल फोन क्या होता है, ये वो एक छोटा सा डब्बा हम लोग लेके घूमते थे। बट लेटर ऑन आज के जमाने में ऐसा होगा कि अगर आप किसी पर्सन को मोबाइल फोन 1 घंटे के लिए भी ना दो तो डिफिकल्ट हो गया सर। तो वैसे ही मैं एआई के बारे में भी कहना चाहूंगा कि सर एआई को सीखना बहुत जरूरी है। रहा सवाल जॉब का सर, तो मैं आई वुड से कि आप अगर एआई अच्छे से सीख जाते हो सर, तो मुझे नहीं लगता कि जॉब जाने की पॉसिबिलिटी, हाँ कुछ हद तक सर इफेक्ट हो सकता है सर, लेकिन अगर आप अपने आप को अपग्रेड करते रहे तो आई डोंट थिंक सो कि जॉब जाने का या जॉब होने का इतना कुछ डर रहेगा। एआई से डरने की जरूरत नहीं है सर, एआई के साथ इवॉल्व होने की जरूरत है सर। सर क्या हमारे देश में
हमारे पास में वो साधन हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, जो छात्रों को एआई से जुड़ी सभी तकनीकी जानकारी दे सकें, मशीनें उपलब्ध करा सकें, या उनको पर्याप्त एआई से जुड़े रिसर्च के लिए साधन उपलब्ध करा सकें? क्या ऐसी व्यवस्थाएं हैं हमारे पास? टेक्निकली आई विल से कि कुछ हद तक व्यवस्था है, कुछ हद तक नहीं है सर। जैसे अभी हमें सर्वर्स को काफी डेवलप करना पड़ेगा सर, कि जो चीजें एआई के लिए हमें जो जरूरी है, हाई कॉन्फ़िगरेशन वाले सर्वर्स होते हैं, कुछ जगह पे अभी शुरुआत हो चुकी है। जैसे गुजरात में बहुत सारी जगह पे ऐसा है कि वहां पे एआई बेस्ड सर्वर वो लोग लाने की शुरुआत कर चुके हैं, कि जिससे क्या होता है कि हमारा एआई का मेन काम होता है सर डेटा को स्टोर करना, डेटा को ट्रेन करना, राइट। तो उसके रिलेटेड जो साधन है सर, वो कुछ हद तक अभी डेवलप होना शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि जैसे सिलेबस भी है सर, सिलेबस भी अपग्रेड हुआ है, तो धीरे धीरे ये चीजें भी सर इवॉल्व होना स्टार्ट हुई है। तो हाँ सर, आई कैन से कि जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री होते जा रहा है, तो धीरे धीरे वो साधन भी हमारे इंडिया में आना शुरुआत हो चुकी है सर, एआई को लेकर सर। आप जब सर अपनी क्लास में होते हैं, आपके छात्रों के साथ आपका जो एक तरह से व्यवहार होता है उस समय पर, तो कभी आपको आपके स्टूडेंट्स ने मुश्किल में डाला है कुछ ऐसे सवाल करके, एआई से जुड़े सवाल करके, चैट जीपीटी से जुड़े सवाल करके आपको मुश्किल में डाला है और आपको जवाब देना मुश्किल हो गया? हाँ सर, बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स ऐसे रैंडमली कोई भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, लाइक एआई को लेके। उनका स्टेट मैंने जैसे बताया ना सर, कि अभी जैसे हमारे में फर्स्ट ईयर के बच्चों का एडमिशन और ये सारी प्रोसेस हुई सर। मोस्ट ऑफ द एक मैं आप चीज बताना चाहूंगा कि सर हमारे यहाँ पे 170 प्लस एडमिशन हुए, ओनली सिर्फ एआई है, राइट। तो बच्चे अभी एआई को लेके बहुत इन्वॉल्व है, लेकिन जब वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उनको कैसा है सर, कि जस्ट मुझे 2 मिनट में ऐसा कुछ जादू करके दिखा दीजिए एआई से कि वाह क्या कमाल कर दिया। बट ये चीजें सर नहीं पॉसिबल है। इनके लिए सर प्रॉपर प्रोग्रामिंग चाहिए, एल्गोरिदम चाहिए। तो मुझे इन लोगों को समझाने में काफी दिक्कत होती है कि बेटा इट विल टेक टाइम। आप तुरंत ही मुझे बोल रहे हो कि आप एक फर्स्ट स्टेप से डायरेक्ट मुझे 10वें स्टेप पे जंप करवा के दिखाओ, तो वो पॉसिबल नहीं है सर। तो बच्चों के हाँ, उनकी ऐसे एक्सपेक्टेशन बहुत रहती है कि सर जैसे कि अभी फेमस मार्वल की मूवी आ रही है आयरन मैन, तो आयरन मैन के अंदर एक कैरेक्टर है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसका नाम है जार्विस। तो बच्चों को ऐसा है कि सर मुझे आप एआई से पूरा जार्विस बना के दिखाओ सर। बच्चे फर्स्ट ईयर में और उनको जार्विस बनाना, जो खुद मुझे भी नहीं आता सर, राइट। ये चीजें कैसी है कि ये सारी चीजें सर फिक्शनल है, बट बच्चों को देख के ऐसा लगता है कि हाँ मुझे ये चीज बनानी, मुझे ये चीज बनानी, मुझे ये चीज बनानी। बट टेक्निकली सर एज ऑफ नाउ इंडिया में कुछ चीजों का अभाव भी है और ये चीजें इंप्लीमेंट करना भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन बच्चों का सवाल ऐसा रहता है, दे आर वेरी इम्प्रैक्टिकल समटाइम्स, और उनको ऐसा मुझे ये चीजें बना के दिखाइए सर। तो वो मेरे लिए वो चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाती है उनको समझाने के लिए कि बेटा ये ऐसा ऐसा है, ये सारी चीजें फिक्शनल है, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना एज ऑफ नाउ इट इज नॉट पॉसिबल सर। सर एक बहुत ही बेहद खास सवाल मैं आपसे रख रहा हूं सर, डीप फेक तकनीक का जो खतरा है वो काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है सर। अभी हाल ही में हमने देखा था जो जंतर मंतर पर जैन जी का जो आंदोलन चल रहा था, तो जो हमारे मोदी सरकार के जो मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, उनका डीप फेक तकनीक से एक वीडियो बनाकर एक गलत स्टेटमेंट जारी किया गया, ये क्लियर बात है ये बात। तो सर डीप फेक तकनीक को लेकर भारत में सरकार तक डरी हुई है, क्या कड़े कानूनी कदम की जरूरत है इसमें? फेक तकनीक के लिए सर मेरा ऐसा मानना है कि हमें 3 फैक्टर्स के ऊपर सबसे ज्यादा काम करना चाहिए। सबसे पहला दैट इज टेक्नोलॉजी, दूसरा लॉ, और तीसरा अवेयरनेस। टेक्नोलॉजी के लेके मैं ऐसे बताऊंगा कि सर डीप फेक डिटेक्शन और डीप फेक के जो वार्निंग एल्गोरिदम है सर, वाटर मार्किंग एल्गोरिदम से सबसे पहले उसके ऊपर काम करें, जो एक हमारा टेक्नोलॉजी फैक्टर हो गया। दूसरा लॉ, कि जिसके अंदर हम लोग ऐसा कहेंगे कि भाई मिसयूज करके हम लोग लीगल चीजों को इलीगल तरीके से यूज कर रहे हैं। और तीसरा अवेयरनेस, कि आम आदमी को ये चीज समझ में ही नहीं आ रही सर कि वीडियो रियल है या फेक है, राइट। तो उसमें ऑडियो ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा, वीडियो रियल है या नहीं वो पता नहीं चल रहा। सो सबसे पहला ये चीज कहना चाहूंगा कि डिजिटल एविडेंस इज मस्ट, राइट। और इसको वेरीफाई करने के लिए एक एक टेक्नोलॉजी डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डीप फेक सर दिन ब दिन हम लोग ऐसा कहेंगे कि एक कोरोना वायरस की तरह सर ये फैलता जाएगा, कि अगर हमने अभी तक इसके लिए कोई प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लिए सर, इसको रोकने के लिए अगर कोई एल्गोरिदम या कोई टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप की, तो ये हमारे लिए एक खतरा हो सकता है सर आगे। जी,
क्या सर आपको लगता है कि क्योंकि अभी हमारा जो देश है भारत अभी जो एआई के सब्जेक्ट को लेकर दूसरी दुनिया पर डिपेंड है, बाहरी देशों पर डिपेंड है, तो क्या हमें हमारी सरकार को एआई एआई के क्षेत्र में एक बड़ा निवेश करके खुद का एआई मॉडल बनाने में काम करना चाहिए, खुद के प्रोफेसर जो एआई से जुड़े हैं उनके लिए काम करना चाहिए, या जो चिप निर्माण का जो कार्य है खुद के लिए काम करना चाहिए? आप कितनी जरूरत समझते हैं इसमें? सर बिल्कुल, क्योंकि डिजिटल सॉवरेनिटी केवल सॉफ्टवेयर बनाने से नहीं आएगी सर। हमारा एक सबसे बड़ा जो हब है दैट इज डेटा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। कंप्यूटेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड, चिप, क्रिटिकल एआई सिस्टम के ऊपर हम लोग पूरी तरह से सर हम लोग दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो सर हमें ये चीजों के ऊपर से ये जो डिपेंडेंसी है वो हमें घटानी होगी और एक स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस हमें बनना पड़ेगा, जिसके अंदर अभी भारत एक स्टेप आगे आ चुका है इस सब चीजों को लेके। एआई, सेमीकंडक्टर, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी और एक कंप्लीट इकोसिस्टम हमें इसको लेके डेवलप करना पड़ेगा, जो कैसा होगा कि सर हमारे पूरे कंप्यूटेशनल टास्क को हम लोग पूरा इसको अपने कंट्रोल में ले सके। तभी हमारी टेक्नोलॉजी सर थोड़ी और ज्यादा पावरफुल हो सकती है सर। सर क्योंकि आप सूरत शहर से आते हैं, सूरत भारत के, गुजरात ऑलरेडी भारत में फेमस है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब गुजरात से आते हैं, लेकिन सूरत का नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है, ये भी एक अलग बात है। तो सर क्या जो एआई है, चैट जीपीटी है, या जो तकनीकी जो विशेषज्ञता जो विशेषता है भारत की आज, क्या केवल ये सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, दिल्ली, जयपुर, मुंबई, चेन्नई तक सीमित है? हमारे जो दूर दराज के जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो होनहार स्टूडेंट हैं उन तक इनकी पहुंच कब तक पॉसिबल हो पाएगी? सर बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आपने कहा, बट कोशिश यही चल रही है सर कि ग्रामीण बच्चों तक ये चीजें धीरे धीरे पहुंचे। बट कैसा है सर, एक हमारी इंडिया एक इतनी बड़ी कंट्री है, 140 बिलियन पीपल्स के अंदर ग्रामीण विस्तारों में ये सारी चीजों के पहुंचाना है कि जहाँ पे सर उनको एक स्कूल्स उनके लिए अवेलेबल नहीं है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं उनके पास, और उनको जाके एआई पढ़ाना, एआई समझाना ये बहुत डिफिकल्ट है सर। तो ऐसा मान के चलते हैं सर कि आने वाले 5-7 साल तक तो भी लगेंगे सर, क्योंकि बच्चों को जो भी ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे उन्होंने ये सिर्फ नाम सुना होगा, लेकिन उन्होंने कभी इन सब चीजों को यूज नहीं किया होगा सर। तो उनको इन सब चीजों के अवेयरनेस के लिए हमें बहुत जरूरी है सर, राइट। और एक अवेयरनेस प्रोग्राम सर ऐसा करवा सकते हैं कि जिससे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं इन सब चीजों को सर धीरे धीरे सीखे। तो मेरे हिसाब से सर यही है कि अपना लक्ष्य यही होना चाहिए कि जो एक्चुअली हम लोग कहते हैं डिजिटल इंडिया, राइट, तो वो इक्वल डिजिटल इंडिया उसकी तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि कैसा है सर, शहर प्रोग्रेस कर रहा है लेकिन ग्रामीण हमारे एरिया से डाउन होता जा रहा है। अभी आपने जैसे डिजिटल इंडिया की बात की, तो जो भारत का जो डिजिटल इंडिया अभियान है, बड़ा खास सवाल है मेरा आपसे कि डिजिटल इंडिया जो अभियान है उसमें आपको एज ए प्रोफेसर क्या लगता है आपको कि उसकी गुणवत्ता में किस तरह के बड़े सुधार और ज्यादा किए जाएं, बड़े रिफॉर्म किए जाएं, ताकि जो डिजिटल इंडिया अभियान रियलिटी में आम आदमी को, जो नीचे स्तर का आम आदमी है, जो हायर लेवल का व्यक्ति है, उनको बेनिफिट प्रॉपर वे में दे सके? करेक्ट सर, हमें ये देखना होगा कि क्या व्यक्ति के आसपास वो एफोर्डेबल चीज है या नहीं, इंटरनेट क्वालिटी अच्छी है या नहीं, डिजिटल सर्विसेज को वो समझता है या नहीं, क्या उसके कंटेंट में, उसके लैंग्वेज में वो भाषा है या अवेलेबल नहीं। तो मेरे हिसाब से सर यही अगला लक्ष्य हमारा होना चाहिए कि डिजिटल इंडिया में जो ग्रामीण एरिया है या फिर जो ऐसे लोग हैं कि जो इन सब चीजों को लेकर इलिटरेट है, हमें पहले तो सर उनको वो सुविधाएं सर उपलब्ध करवानी होगी, तभी सर हम लोग इंडिया को कह सकेंगे कि हाँ हमारा इंडिया कंप्लीटली डिजिटल इंडिया में कन्वर्ट हुआ है सर। कभी क्या आपको ये लगता है कि जो वर्ल्ड क्लास जो तकनीकी रिसर्च होती है उसमें आज भी हम कहीं ना कहीं पीछे हैं, हमको वो महारत हासिल नहीं है जो कि चाइना, अमेरिका या ब्रिटेन को हासिल है या फ्रांस को हासिल है? आज भी हम जो इसमें विश्व जो वर्ल्ड क्लास टेक्निक रिसर्च है उसमें कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। क्या कमी नजर आती है आपको, और फिर उस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है? ट्रू सर, ये मैं कुछ हद तक सर एग्री करता हूँ, लेकिन भारत हमारा इतना भी पिछड़ा हुआ नहीं है सर। बिकॉज कैसा, अगर आप बाहर की कंट्री में देखने जाओ तो मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, अगर आप उनके एक्सपर्ट की बात करें तो मेजोरिटी इंडियंस है सर वहां पे। तो हमारे यहाँ पे सर मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे तक
हमारे अंदर इंडियंस के अंदर सर पोटेंशियल बहुत है, और इसके अंदर है ना सर, फॉरेन कंट्रीज के, चाइना के कंट्री के लोग दे आर वेरी स्मार्ट। उनको पता है कि इंडियन पीपल को कहाँ पे उठाना है और कहाँ पे उनका यूटिलाइज करना है। बट हमारे इंडिया में सर सबसे बड़ा लैकिंग यही होता है कि उनको या तो ऐसा कह सकता हूँ प्रॉपर फंडिंग नहीं मिलती, या फिर उनको कहीं पे प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, कि जिसकी वजह से ये सारी चीजें सर धीरे धीरे डेवलप नहीं हो रही है सर। और रिसर्च फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, ये सब चीजें हमारे यहाँ पे डेवलप होना सर बहुत जरूरी है। तो हाँ, आई कैन से कि ये एक फैक्टर हो सकता है, बट इंडिया में ये बात तो सर मैं पूरी तरह से सहमत नहीं होऊंगा कि हाँ इंडिया एकदम पिछड़ा कंट्री है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी है उसमें सर हम लोग यही कहेंगे कि इंडियंस का ही दबदबा है सर। सर आजकल जो साइबर क्राइम है, जी देख रहे हैं कि जैसे कि वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या भारत का कानून कमजोर है जो उनको साइबर अपराधियों को पकड़ नहीं पाता, या साइबर अपराधी जो है सर वो टेक्निकली स्ट्रांग है और वो पूरी बारीकी से क्राइम को अंजाम देते हैं? बात आपकी सही है कि ऐसा कहना चाहूंगा मैं कि सर ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, कि टेक्नोलॉजी सर जितनी पावरफुल होगी ना सर, उतना ही जल्दी हम लोग जड़ तक पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि साइबर क्राइम, कुछ साइबर क्रिमिनल्स लोग इसको हम लोग एक कमजोरी के तौर पे सर यूज कर रहे हैं, और उससे हम लोग क्या हो सकता है कि सर ओटीपी, हम लोग इन सब चीजों को लेकर अवेयर नहीं सर, क्योंकि कई बार आदरणीय प्रधान नरेंद्र मोदी जी भी इस चीजों को लेके बताते हैं, अमिताभ बच्चन की भी कई बार ऐड आती है जो बताते हैं कि अपना ओटीपी कहीं पे शेयर ना करें। लेकिन सर इन सब चीजों को लेके कैसा है कि हमारे इंडिया के पीपल के पीछे मैं ऐसा कहना चाहूंगा एक एल्गोरिथम थ्रू होता है कि भाई ये लिंक के ऊपर क्लिक करो, आपको 10 लाख की लॉटरी लग गई है। तो एज ए ह्यूमन मेंटेलिटी, हाँ क्या हो, चलना देखता तो हूँ क्या है, उस चक्कर में वो क्लिक करते हैं और हमारे सारे डेटा ट्रांसफर हो जाते हैं। उस चक्कर में फिर सर बाद में चीजें सर वर्स्ट होती जाती है। लेकिन हमारे पास हाँ ये बात सही है कि टेक्नोलॉजी अभी हम लोग उस लेवल तक नहीं पहुंचे सर कि हम लोग इन सब चीजों को जल्द से जल्द ग्रैब करें और जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन लाए। हमारे पास कुछ अच्छे अच्छे सिस्टम डेवलप की गई है कि जैसे अगर आपका फ्रॉड होता है, साइबर फ्रॉड होता है, तो सबसे पहले एक नंबर जारी किया गया है 1930। सबसे पहले अगर साइबर फ्रॉड होता है तो सीधा 1930 पे कंप्लेन करो, साइबर फ्रॉड की टीम है वो सारी प्रोसेस करती है। बट उस प्रोसेस में सर कम से कम 1.5 महीना से 2 महीना सर लग जाता है, लेकिन ज्यादा जल्दी कंक्लूजन सर नहीं आता। इसलिए साइबर सिक्योरिटी एक यही एक गोल्डन रूल है कि स्ट्रॉन्गेस्ट फायरवॉल भी कमजोर हो सकता है अगर उसका यूज हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अगर केयरलेसली अगर हम लोग यूज करें तो सर। सर क्या आपको ये लगता है एज ए कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर की जो हमारे भारत देश की जो न्यायिक प्रणाली है, जो कानून है, जो पुलिस है, उसमें भी अब एआई और चैट जीपीटी का हस्तक्षेप होना चाहिए, उनको ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए, ताकि वहाँ जो कमियां हैं, जो चाहे डेटा से जुड़ी हुई कमियां हो, या वहाँ के जो टेक्निकल रखरखाव से जुड़ी कमियां, उनको एआई और चैट जीपीटी के जरिए उसका सॉल्यूशन किया जा सके। एब्सोल्युटली सर, ये अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है सर, कि जैसे जो हमारे कानून व्यवस्था है, राइट, तो उनको इन सब चीजों को लेके एक अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए सर, कि वो एटलीस्ट चैट जीपीटी या एआई के बारे में सीखे। एटलीस्ट हम ऐसा नहीं कहते कि वो प्रोग्रामिंग सीखे, बट एआई का यूज कैसे करना है सर, चैट जीपीटी से डेटा कैसे रिट्रीव करने है, जेमिनाई से, क्लॉड से कैसे उसका यूज करना है, एआई की इमेजेस को उस रियल इमेजेस है या फेक इमेजेस है, तो इन सब का अवेयरनेस सर बहुत जरूरी है। तो कानून व्यवस्था में सर ये ऐसे प्रोग्राम होना बहुत जरूरी है। इसलिए सर मैंने जो आपको बताया कि एनईपी के अंदर जो एक सबसे बड़ा टारगेट अभी जो किया गया है एनईपी 2020 में, दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी, कि आज कंप्यूटर साइंस का बंदा है तो चलो मैं तो कंप्यूटर सीख ही रहा हूँ, लेकिन अगर बीकॉम का बंदा है तो बीबीए का बंदा है, तो वो लोग उनके सिलेबस में पहले कैसा था कि बीकॉम तो सिर्फ कॉमर्स के सब्जेक्ट ही पढ़ो, बीबीए तो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट ही पढ़ो। लेकिन मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स की वजह से कि अगर बीकॉम का बंदा है या बीसीए का कोई स्टूडेंट है या फिर बीबीए का कोई स्टूडेंट या फिर कोई और स्टूडेंट है जिसको अगर आईटी सीखना है तो वो कोर्स परस्यू कर सकता है और ये सारी चीजें सीख सकता है। तो वैसे ही सर ये धीरे धीरे ये न्याय प्रणाली में भी, इवन ये सिस्टम में भी एक चीज आनी चाहिए कि जो भी कानून व्यवस्था या फिर कोई व्यवस्था कि उनको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा और एआई सर सीखना ही पड़ेगा सर। सर इट इज मस्ट। आपका कोई स्टूडेंट अगर आपसे एक सवाल करे कि सर मैं एआई से जुड़ी इंडस्ट्री में अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता हूँ, स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूँ, तो आपसे मुझे खास टिप्स चाहिए, चाहे वो रिसर्च से जुड़े टिप्स हो, चाहे वो उसमें ग्रोथ से जुड़े टिप्स हो,
तो मैं आप, क्योंकि आपका जवाब काफी मायने रखता है, तो आप उनको क्या बेस्ट टिप्स देंगे ताकि वो अपने स्टार्टअप में मैक्सिमम सक्सेस पा सके? ओके सर, स्टार्टअप की बात करो या बिजनेस की बात करो, सबसे पहला थंब रूल है, दैट इज R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले सर रिसर्च करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज है कि अगर मुझे मार्केट में सर्वाइव करना है ना सर, तो मुझे 4 लोगों से कुछ अलग करना पड़ेगा, तभी और तभी मैं मार्केट में सर्वाइव कर पाऊंगा, राइट। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट की फैक्टर है, दैट इज रिसर्च, राइट। क्योंकि ये जर्नी जो स्टार्ट होगी ना सर, वो रिसर्च से ही स्टार्ट होगी। दूसरा, अगर रिसर्च के पास कोई अगर आइडिया है कि चलो भाई मुझे, मेरे पास ये आइडिया है, मुझे इसके ऊपर काम करना है, तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज फंडिंग। फंडिंग। दूसरा, अगर वो कोई पेटेंट करता है, कॉपीराइट करता है कि हाँ भाई मेरा ये जो आइडिया है वो चोरी नहीं होना चाहिए, मैं इसके ऊपर मैं फंडिंग ले सकता हूँ, राइट। एक ऐसा एनवायरमेंट उसको पहले सबसे पहले रेडी करना पड़ेगा अपने आप के लिए कि हाँ ये चीज को लेके, स्टार्टअप को लेके मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो उसके पास सबसे पहले रिसर्च फंडिंग होना चाहिए, प्रॉब्लम डोमेन होना चाहिए। दूसरा, वो जिस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, फिर जिस स्टार्टअप के लिए काम कर रहे हैं, क्या वो फिजिबल है या नहीं, राइट। तो इन सब चीजों को लेके उसको पहले R&D ही करना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे AI के टूल्स है सर, वो AI के टूल्स का यूज करके वो खुद R&D कर सकता है। या फिर दूसरा एक ऑप्शन में ऐसा कहना चाहूंगा, एक रिसर्च रैबिट करके एक टूल आता है कि जिसके अंदर पूरा नेटवर्क का हायरार्की वो बताता है कि कहां से कहां पे चीजें हो रही है। एज वेल एज कुछ नहीं तो सर आप क्लाउड पे भी आप सर्च कर सकते हो। क्लाउड एक ऐसा टूल है कि जिसके अंदर आपको लेटेस्ट डेटा वो आपको प्रोवाइड करता है, तो उसके ऊपर भी अगर आप सर्चिंग करो तो सर आपको स्टार्टअप के बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आपको मिल जाएंगे। सो बेसिकली आई कैन टेल, एक हायरार्की को जैसा बनेगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि पहले होगा आइडिया, रिसर्च, एक प्रोटोटाइप डिसाइड करो, स्टार्टअप, फिर बाद में आप प्रोडक्शन या प्रोडक्ट के पास आप जाओ। ये कुछ इस तरीके से हायरार्की मेरे हिसाब से बनेगी, और आप इस जर्नी को फिर बाद में आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। सर, क्या आपको लगता है कि भारत में ओपन सोर्स तकनीक को अब नेशनल लेवल पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए, और इससे क्या बेनिफिट लिए जा सकते हैं? यस सर, ओपन सोर्स का सबसे बड़ा फायदा यही है, एक्सेसिबिलिटी, राइट, कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन। ओपन सोर्स का मतलब सर आई कैन से लाइक कि भारत जैसे टैलेंटेड पूल वाले देश में ओपन सोर्स एक ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है। सो यस, आई कैन से स्टूडेंट्स भी एक वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी को सर आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ओपन सोर्स में सर बेनिफिट सर ये हो रहा है कि जैसे बहुत सारी ऑपरेटिंग सिस्टम है कि आप उसको सीधा सीधा डाउनलोड भी कर सकते हो, राइट। और उसके लिए कोई आपको ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर कोई ऐसा की नहीं चाहिए कि आपको इसको लाइसेंस वर्जन ही लेना है। यू कैन डाउनलोड इट, और अगर आप उसको मॉडिफाई करना है तो भी आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। दैट इज द पावर ऑफ ओपन सोर्स। तो स्टूडेंट भी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करके उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन भी दे सकता है, कुछ चेंजेस भी कर सकता है। तो हमारे लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी नॉट फॉर ओनली फॉर द कंज्यूमर्स, बट एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी और एक कॉन्ट्रीब्यूशन बन जाती है सर। तो यस, आई कैन से ओपन सोर्स एक नेशनल लेवल पे उसको प्रायोरिटी सर मिलनी चाहिए। सर, आप जब क्लास में होते हैं, सभी स्टूडेंट्स के साथ में होते हैं, मैं चाहूंगा सर पूरी ईमानदारी से आप हमको इस बात को बताएं प्लीज, कि आप अपने स्टूडेंट्स को देखकर क्या ये पूरी तरह सोच पाते हैं, गैस कर पाते हैं कि स्टूडेंट्स आपसे जो कंप्यूटर साइंस का मास्टर होना चाहता है, जो AI चैट GPT में खिलाड़ी बनना चाहता है, उसका मेंटल किस तरह काम कर रहा है, वो क्या आगे जाके एक, जैसे होता है ना कि जैसे रिवॉल्वर का इस्तेमाल एक तो सुरक्षा के लिए किया जाता है और एक किसी का मर्डर करने के लिए किया जाता है, तो वैसे ही जो चैट GPT और जो AI है, इसका इस्तेमाल वो क्या अपने देश हित में करना चाहता है या उसका हित कुछ और है? सर आप ही मुझे फंसा रहे ऐसे क्वेश्चन पूछ के। सर एक्चुअली सर स्टूडेंट की मेंटेलिटी सर कैसी है, मैं आपको सही बताना चाहूंगा सर कि उनको अच्छी चीजें नहीं अच्छी लगती, उनको बुरी चीजें सिखाओ ना। जैसे कि मैंने कुछ क्लास में मैंने उनको हैकिंग टूल सिखाए थे कि आप चीजों को कैसे हैक कर सकते हो। जैसे मैं टूल्स या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं शेयर करना चाहूंगा, एक बॉम्बिटअप करके साइट आती है। बॉम्बिटअप को अगर आप इंस्टॉल करो, मुझे सिर्फ आपका पिन नंबर, आपका मुझे सिर्फ मोबाइल नंबर चाहिए, मुझे चाहिए मैं उतने OTP आपके नंबर पे मैं शेयर कर सकता हूँ। 50 OTP चाहिए 50, 100 चाहिए 100, राइट। और वो OTP सर ऐसे आएंगे कि आपको ऐसे लगेगा कि ये किसी बैंक से आए, या फिर आपको लगेगा कि मेरा लेट्स टेक एन एग्जांपल, किसी ने मेरे नाम पे शॉपिंग कर ली सर। तो अगर ऐसे सब चीजों के बारे में बात करूं ना, तो स्टूडेंट्स के लिए चीजें हो गई, अरे वाह मजा आ रहा है। हमें अच्छी चीजें सीखने में नहीं, बुरी चीजें सीखने में सबसे पहले ज्यादा इंटरेस्ट होता है। जैसे ईमेल के बारे में बात करूं कि अगर सिर्फ आपका ईमेल आईडी भी मेरे पास हो
तो भी मैं अगर आपकी ईमेल आईडी का यूज करके मुझे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को मुझे मेल करना, तो भी मैं आपका ईमेल आईडी यूज करके कर सकता हूँ। तो जब आप स्टूडेंट्स को ये सब चीजें पढ़ाते हो तो हमें तो बहुत सावधानी रखनी पड़ती है कि भाई ये चीजों को ना बताए। इसलिए हमारा टारगेट सब यही रहता है कि सर स्टूडेंट्स को यही चीज बताए कि एआई के ये फायदे, ये होना है, बट नेगेटिव चीजों के लिए स्टूडेंट्स सब जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। तो सर आपकी बात सही है कि उनके लिए अभी तो सिनेरियो ऐसा ही हो गया है कि एआई से हम लोग पहले नेगेटिव चीजें क्या सीखे, फिर अच्छी चीजें क्या सीखे, ये एक बहुत बड़ा गैप हो गया सर। तो ये एक बहुत मैटर कर रहा है सर अभी के सिनेरियो में सर। सर जो अभी मौजूदा जो छात्र प्रणाली है, जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी वर्तमान दौर के किसी भी राज्य के हों, किसी भी शहर के हों, हमने देखा है कि आजकल के जो छात्रों को, स्पेशली स्टूडेंट्स को, एक गलत मैसेज तुरंत गलत दिशा में लेके चला जाता है। वो माइंड का उपयोग नहीं करते। उस जैसे पानी के तेज भाव के साथ व्यक्ति बहता है, वैसे वो उस मैसेज के साथ बह जाते हैं। तो ये जो दौर है, इस दौर में स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि माता पिता से भी ज्यादा एक तरह से जो टीचर होते हैं, टीचर का जो बिहेवियर है वो छात्र को एक सही रास्ता दिखा सकता है। क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज देंगे आप? सर मैं यही मैसेज देना चाहूंगा सर बच्चों को तो कि एटलीस्ट आप रियलिटी को चेक करें सर, उसको तराशे, उसी के बाद सर आप अपना खुद का डिसीजन ले सर। क्योंकि आपने जो कहा वो बहुत सही बात है सर, क्योंकि उनका जो मेजरली पेरेंट्स का तो उसमें दायित्व होता ही है, लेकिन जब पेरेंट्स अपना खुद विश्वास करके बच्चों को हमारे पास जब सौंपते हैं सर, राइट, तो वो उनकी एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है कि हमारे कॉलेज के प्रोफेसर या हमारे सर टीचर जो भी है उनको अच्छे से शिक्षा दे, उनको सही रास्ता दिखाए। तो हाँ, हमारे पे सर एक जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है सर। तो ऐसा कहना सही होगा सर कि हाँ, ये बहुत ही क्रूशियल वर्क है। और एक हमारे एक सर थे जो हमें कहते थे कि प्रोफेसर या सर टीचर को वो लोग मास्टर कहते हैं। तो मास्टर का मतलब ऐसा होता है माँ प्लस स्तर, कि जिसको हम लोग माँ का स्तर दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मास्टर सर, राइट। तो सर ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई, क्योंकि हम जैसा एक इवन मैंने कहीं पे ये पढ़ा भी था सर कि अगर एक डॉक्टर गलत ऑपरेशन करता है सर तो मरीज मर सकता है सर। वकील कोई गलत फैसला सुना दे या जज गलत फैसला सुना दे तो कुछ सजा हो सकती है, लेकिन अगर एक टीचर गलत हो सर, वो पूरे क्लास को सिखा रहा है और वो गलत हो सर, तो पूरी आने वाली पूरी पीढ़ी खराब हो सकती है सर। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है सर। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जो एआई है वो आईटी नौकरियों को खा जाएगा एक तरह से? नहीं सर, मैंने ये चीजें डिस्कस की कि जो लोग एआई को लेके अवेयरनेस है, एआई सीख रहे सर, तो उनको नौकरी खा जाएगा ऐसा मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ कुछ हद तक सर वो अफेक्ट हो सकता है सर। क्योंकि कैसा है सर, अभी एआई के बारे में अगर मैं आपको 2-3 चीजें मैं ये पॉडकास्ट में मैं शेयर करना चाहूंगा कि अगर मुझे गाना बनाना है तो गाना बनाना पहले कैसा था कि वी रिक्वायर्ड जगजीत सिंह, गुलजार, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नामी लोग चाहिए थे। वो लोग लिखते थे, म्यूजिक कंपोज होता था, लिरिसिस्ट होता था, बैकग्राउंड म्यूजिक सेट होता था। लेकिन अभी ये काम करना कुछ 2 मिनट का हो गया सर। सिर्फ आप चैट जीपीटी में जाइए, चैट जीपीटी में जैसे मैंने आपको बताया कि एक्ट एज अ कंपोजर, आप लिख दीजिए कि आपको किसके बारे में क्राइटेरिया चाहिए इन हिंदी लैंग्वेज, उसको कॉपी करिए, कॉपी करके एआई है जिसका नाम है suno.ai, उसके ऊपर जाके पेस्ट कीजिए, आपका गाना 2 मिनट में तैयार सर, कोई भी गाना सर, राइट। तो हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा कि सर कुछ चीजें अफेक्ट हो सकती है, लेकिन जो इस चीज को लेके अवेयर है सर, उसकी नौकरी तो नहीं जाएगी। इसलिए एक इंसान को या फिर जो भी टेक्नोलॉजी से अवेयर है उनको अपग्रेड होना पड़ेगा, एआई सीखना पड़ेगा सर। तो नौकरी अफेक्ट होगी लेकिन पूरी हद तक नहीं होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो मैं कहना चाहूंगा कि एआई को चलाने वाला सर खुद इंसान ही है सर, राइट। अगर इंसान ही नहीं होगा, मशीन लर्निंग ही नहीं, इंसान जब तक उसको सिखाएगा नहीं तब तक एआई सीखेगा नहीं सर। तो हाँ, आई कैन से सर, क्योंकि आप सूरत शहर को अपने उद्योग के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, तो क्या जो हमारे जो छोटे उद्योग हैं वो एआई या ऑटोमेशन को अपनाने के लिए तैयार हैं? सर हाँ सर, आई कैन से कि अभी धीरे धीरे सर वो चीजें चेंज हो रही है, क्योंकि हमारी कंट्री ऐसी है सर कि चीजों को जल्दी अडॉप्ट करना सर उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे छोटे एमएसएमई उद्योग है सर, वो एआई को अभी धीरे धीरे अडॉप्ट करना चालू किया है। वो लोग भी सीख रहे हैं कि हाँ, अपने आप को कैसे अपग्रेड किया जा सकता है, कैसे एक कंपटीशन में सर उतरा जा सकता है सर। तो हाँ सर, वो अडॉप्ट करने के लिए सर अभी कुछ हद तक सर रेडी हो गए सर। सर, ये जो वर्ष है डिजिटल,
मैं करेक्ट। चाहूंगा कि आप इसका एक मोटिवेटेड रिप्लाई दें कि डिजिटल को हम पॉइजन कहें, या हम डिजिटल को एडिक्शन कहें, या हम डिजिटल शब्द को कहें कि ये अमृत काल है। सर आपने तीनों वर्ड्स कहे, वो सर तीनों वर्ड्स 100% एग्री है सर। वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि पर्सन कौन सा एंगल में सोचता है सर, राइट। अगर मैं कोई क्रिमिनल हूं, मैं अगर मुझे किसी के साथ फ्रॉड करना है, तो मैं डिजिटल मेरे लिए एक क्रिमिनल सोर्स हो गया, एक प्लेटफॉर्म हो गया कि जहां से मैं किसी के साथ भी फ्रॉड कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, राइट। तो आई कैन से यस दैट फ्रॉम दैट एंगल डिजिटल इज अ पॉइजन। अगर मैं कोई स्टूडेंट हूँ, मेरा काम रिसर्च का है, मुझे सीखना है सर, तो डिजिटल चीजों से सर मैं चीजों को अडॉप्ट करूंगा, वो मैं सीखूंगा। तो आपने जितने भी की फैक्टर्स मुझे बताए सर, वो अपनी जगह पे सही है, बट इट इज डिपेंड ऑन द पर्सन कि वो उस चीज को कौन से एंगल से लेता है सर। मेरा आपसे इस पूरे पॉडकास्ट का एक सबसे क्रिटिकल सवाल है सर। Okay. देश की सुरक्षा के दृष्टिगत जो हमारी भारत सरकार है, कोई भी पहले की भी हो या अभी की भी हो, जो भी हमारी भारत सरकार है, जो राष्ट्र की सुरक्षा के दृष्टिगत जो विदेशी सॉफ्टवेयर काम में लेती हैं, जो विदेशी क्लाउड Correct. की सेवाएं लेती हैं या हार्डवेयर यूज में लेती हैं, वो कितने सुरक्षित होते हैं? बिल्कुल सुरक्षित नहीं होते सर, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है सर कि डेटा को चोरी करवाना सर। ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, लेकिन मैं इस चीज के ऊपर मैं पिन पॉइंट जरूर करना चाहूंगा सर। नो डाउट हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाते हैं, बाहर के डिवाइसेस यहाँ पे बाय करते हैं, अग्री। लेकिन सर कहीं ना कहीं पे सर मैं यही कहना चाहूंगा कि डेटा हमारे बिल्कुल सुरक्षित नहीं सर। डेटा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से ट्रांसफर होते हैं सर, और वो डेटा बाहर की कंट्री में जाते हैं, बाहर की कंट्री में बेचे जाते हैं। इसलिए हमारी इंडिया धीरे धीरे डेवलपिंग स्टेट में जा रही है, लेकिन कैसा है सर, वो हमारी इंडिया जैसी इतनी समृद्ध कंट्री को एक पपेट के तौर पर सर यूज कर रहे हैं सर, राइट। वो कहते हैं ना सर कि इंडिया का कहीं ना कहीं पे फायदा उठाया जा रहा है सर। तो ये आपकी बातें मैं एग्री करता हूँ सर, बट कैसा है कि ये उस हद तक सिक्योर नहीं है कि जब तक इंडिया खुद अपने टूल्स बनाना स्टार्ट ना करे, खुद अपने डिवाइसेस बनाना स्टार्ट ना करे, खुद अपने सर्वर बनाना स्टार्ट ना करे, तब तक हम उसको सिक्योरिटी तौर पे नहीं मान सकते। इसलिए मोदी जी ने छोटी छोटी चीजें एक पहले उन्होंने शुरू किया कि स्वदेशी चीजें अपनाएं। तो इसीलिए उनका यही मानना है कि जब तक हमारा इंडिया खुद अपनी चीजें खुद नहीं बनाएगा, तब तक इंडिया एक डेवलपिंग स्टेट पे या फिर डेवलप्ड स्टेट पे नहीं आएगा। क्योंकि आप भी जानते हैं सर, एक सिंगापुर जैसी कंट्री को लेके चलते हैं सर, कि जो कंट्री इतने 12 साल में इतनी पीछे थी, लेकिन आज हमसे कम से कम 25 साल आगे निकल गई सर। तो उनका सर पहला पर्सपेक्टिव, पहला मोटो उनका ये रहता है कि जो भी चीजें हम लोग यूज करेंगे वो खुद की यूज करेंगे। चाइना जैसी कंट्री भी सर मैं आपको बात करना चाहूंगा कि वो लोग चैट जीपीटी, गूगल ये चीजें नहीं यूज करते, उनका खुद का गूगल सर्च इंजिन है सर, वो वही यूज करते हैं सर, राइट। तो ये सारी कंट्री का मेन मोरल यही है कि हम हमारी चीजें बनाएंगे और हमारी कंट्री को ही ऊपर लेके आएंगे। बट हमारा यहाँ पे दिक्कत सर, या फिर हम लोग ऐसा कहेंगे कि फाइनेंशियल लैकिंग हो सकता है, या क्या हो सकता है कि हम लोग बाहर से चीजें एक्सपोर्ट करते हैं और यहाँ पे सेल करते हैं, उस चीज में बाहर की कंट्री सर हमारा फायदा उठा रही है सर। 2010 से पहले का हमारे भारत देश में एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर मैं आपको लेके आना चाहता हूँ कि उस समय का 2010 से पहले के भारत देश में अगर कुछ क्राइम होता था तो वह हम देखते थे कि जैसे कि एटीएम मशीन को लूट लिया, एटीएम मशीन से पैसे निकाल लिए, या कहीं पर रॉबरी हुई, या कोई बड़े क्रिटिकल मर्डर हुए, तो मैक्सिमम जो क्रिमिनल थे वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हुआ करते थे सर। तो अभी हम क्या ये सोचें कि आने वाले समय में जो जैसे चंबल में डकैत हुआ करते थे या कोई बड़े क्रिमिनल होते थे, अपराधी होते थे, वो आने वाले समय में जो एआई एक्सपर्ट होंगे वो बड़े से बड़े क्राइम और आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देंगे। जी सर, ये मैं सहमत हूँ सर आपकी ये बात से कि ये हो सकता है सर, बिकॉज चीजें जिस हिसाब से ये सब ऐसा कह सकते हैं सर कि चीजें हमारे कंट्रोल में है ही नहीं सर। ये पर्सन जो लेवल पे सीख रहा है सर, वो एआई कुछ हद तक सीखने लायक भी हो रही है। वो कहता है ना कि कुछ चीज के फायदे भी उतरे और उसके डीमेरिट्स भी उतरे सर। तो हाँ ये सर ये हो सकता है सर, ये बहुत खतरनाक लेवल पे हो सकते हैं कि अगर एआई सीख जाए, राइट। अभी तो आप देख रहे होंगे कि इंस्टाग्राम पे जो चल रहा है सर कि नरेंद्र मोदी जी का मेलोडी के साथ फोटो आ जाता है, किसी और व्यक्ति का किसी और के साथ फोटो आ जाता है। तो एआई ने सर हमारी इंडियन सिस्टम का इन सब चीजों का एक मजाक बना के रख दिया है सर, कि चीजों को जस्ट आपका फोटो ले लो,
फोटो को मॉर्फिंग कर दो, किसी के साथ भी खड़ा कर दो, आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि ये पर्सन बैंक में से चोरी कर रहा है, वो पूरा एआई जनरेटेड होता है कि आप उसको पकड़ भी नहीं सकते सर। तो हाँ सर, ये बहुत एक डेंजरस लेवल पे जा रहा है सर, क्योंकि आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा कहा सर कि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि जैसे इंजीनियर्स या फिर इंजीनियर्स थ्रेट थे, तो आगे एआई थ्रेट भी सर हो सकते सर। आपने सर काफी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी अपने इस पॉडकास्ट में हमें दी है, लोगों को काफी आपने मैसेज दिया है, सावधान भी किया है आपने लोगों को कि एआई से या चैट जीपीटी से या किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट से कैसे उसको यूज में लेना चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि अगर आपको भारत सरकार को 3 बेस्ट सुझाव देने पड़े, आप क्योंकि एक एक्सपीरियंस प्रोफेसर हैं, सूरत शहर से हैं, मोदी जी के गुजरात से हैं, तो 3 बड़े सुझाव अगर आपको अपने देश की गवर्नमेंट को देने पड़े कि ये आप करिए और फिर देखिए भारत कैसे बदलता है, तो क्या देंगे आप? सबसे पहला सुझाव मैं देना चाहूंगा, दैट इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, राइट, एआई को एक सिलेबस तौर के नहीं, बट सर एक प्रैक्टिकल एजुकेशन के तौर पे लिया जाए। क्योंकि बच्चे, इवन स्टूडेंट्स, फैकल्टीज, हम लोग कोई भी ले सर, हमारे यहाँ पे कैसा है कि बच्चा पढ़ाई करता है, हो गई, डिग्री मिल गई। हमारे यहाँ पे डिग्री इज जस्ट बिकम अ पीस ऑफ पेपर सर, क्योंकि अगर मुझे नौकरी चाहिए तो मेरे पास डिग्री होनी चाहिए। लोगों के पास प्रैक्टिकल नॉलेज का बहुत अभाव है सर। तो पहला मेरा सुझाव यही रहेगा कि सर ये एआई या फिर इमर्जिंग जो भी टेक्नोलॉजी है सर, वो एक एज अ प्रैक्टिकल एजुकेशन के फॉर्म में होना चाहिए, नॉट ओनली फॉर मार्क्स गेनिंग पर्पस। दूसरा मेरा सुझाव ये हो सकता है कि सर यूनिवर्सिटी में, इवन रिसर्च इंडस्ट्री में स्टार्टअप को जोड़िए सर। स्टार्टअप को अगर आप जोड़ेंगे और एक रिसर्च लेबोरेटरी जैसे बनाएंगे, तो जिसके अंदर कैसा कि सर स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन भी सर बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स हमारे से ज्यादा, हम कैसे कह सकते हैं कि हमसे ज्यादा थॉट प्रोसेस, क्रिटिकल थिंकिंग धीरे धीरे सर स्टूडेंट्स की बढ़ सकती है सर, बट हमें इनको एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, नॉट ओनली फोकस्ड ऑन द सिलेबस। और तीसरा सुझाव ये देना चाहूंगा कि साइबर सिक्योरिटी को और डिजिटल लिटरेसी को एक स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, और ये स्कूल लेवल से शुरुआत होनी चाहिए। एआई और साइबर सिक्योरिटी को स्कूल लेवल से शुरुआत होनी चाहिए, तो जिससे क्या हो सकता है सर, हमारा इंडिया में पूरा ड्रास्टिक चेंज हो सकता है सर, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन और इन टर्म्स ऑफ इन ऑल सेक्टर्स। अगर आपको भारत सरकार को सावधान करना पड़े कि आप इन तकनीक से सावधानी बरतिए, नहीं तो आने वाले समय में भारत देश को सुरक्षा के दृष्टिगत, फाइनेंशियल डेवलपमेंट के दृष्टिगत काफी बड़ा लॉसेस हो सकता है। करेक्ट। तो सावधान करना पड़े सर, तो मैं सबसे पहला टारगेट मेरा वही रहेगा, साइबर सिक्योरिटी सर, राइट, कि चीजों को आप जितना प्रोटेक्टेड रखना स्टार्ट करें, राइट, हमारी फायरवॉल को जितना स्ट्रॉन्ग करें सर, उतना ही बेटर रहेगा। डेटा इजीली हमारे चोरी नहीं होना चाहिए। तो हमें तो सबसे पहले, एआई तो चलो सर पिक्चर में आ गए, लेकिन अभी तक साइबर सिक्योरिटी सर उतना अवेयर नहीं है। लोगों को पता है कि ऑनलाइन फ्रॉड होता है, बट उसके बाद करना क्या है, उससे बचा कैसे जा सकते हैं। तो हमारे सिक्योरिटी फायरवॉल्स को सर उतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। डिजिटल एनक्रिप्शन के जो एल्गोरिदम है, राइट, वो एनक्रिप्शन एल्गोरिदम को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो भारत सरकार को यही कहना चाहूंगा कि आप साइबर सिक्योरिटी का जो जोन है उसको थोड़ा सर और एक स्टेप आगे लेके जाने की जरूरत है सर, एज कंपेयर टू, जिससे बाकी कंट्री के मुकाबले हम लोग थोड़ा सा और ऊपर सर आ सकते हैं। मेरा आपसे लास्ट सवाल है, आपका जवाब हर उस स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशनल जवाब होगा, उनको इंस्पायर करेगा, एक मैसेज देगा, बेशक वो एआई के, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं या वो नहीं है। आप क्या महत्वपूर्ण 5 टिप्स स्टूडेंट्स के लिए देंगे जो एआई को अपना भाग्य विधाता मान बैठे हैं? तो उनको क्या 5 टिप्स देंगे, वो किस तरह एआई का इस्तेमाल करें, क्यों एआई का इस्तेमाल करें, किस सीमा तक एआई का इस्तेमाल करें, क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं? ओके सर, मैं एक चीज के ऊपर यही फोकस करना चाहूंगा बच्चों को लेके कि एआई को आप एज अ टूल के जैसे इस्तेमाल करें। एआई के ऊपर पहले तो पूरी तरह से डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि आज कैसा हो गया है सर कि अगर मुझे कुछ लेटर भी लिखना है ना सर, तो इंसान खुद से नहीं लिख रहा, वो सीधा एआई के पास जाता है, उसको बोलता है ये चीज मुझे बना के दे, मैं फिर करूंगा कंट्रोल-C कंट्रोल-V, कॉपी एंड पेस्ट। तो लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस करने की क्षमता है वो सर कम हो रही है। तो एआई का जहां पे यूज हो रहा है, एक
सीमित हद तक करें। हम लोग क्या करें आजकल डेली रूटीन में हर एक चीज में कुछ भी करना है एआई करो, कुछ भी करना है एआई करो, चैट जीपीटी को पूछो। बट हम लोग ये नहीं समझ रहे कि हम लोग हमारे सारे डेटा उस एआई के हाथ में दे रहे हैं। और आपको एक बात बताना चाहूंगा कि सर एआई है ना सर, अभी कैसा हो रहा है कि हमारे कंप्यूटर साइंस टर्मिनोलॉजी में उसको कहते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग। तो इट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो कल उठ के ऐसा भी आ सकता है कि जैसे इंसान सोच रहा है वैसे वो उस चीज को सोचना चालू कर दे, और ये होगा ही सर, राइट। तो ऐसा ना हो कि सर कि आपका रिप्लेसमेंट आ जाए और इंसान इतना उस लेवल पे हैंडीकैप जैसा हो जाए कि भाई उसके बगैर चले ही नहीं। जैसे कि मोबाइल के बगैर नहीं चल रहा है वैसे एआई के बगैर चले ही नहीं। तो एआई का अगर आपको सीखना है यूज तो नॉलेज पर्पस से सीखिए, बिकॉज नॉलेज इज द की इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, राइट। एक 3 इडियट में वो फेमस डायलॉग है ना कि एक्सेलेंस नॉलेज के पीछे भागो, सक्सेस तो झक मार के आपके पीछे आएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यही है कि सर नॉलेज पर्पस से आप एआई सीखे, बट 100% उसके ऊपर डिपेंडेंसी ना रखे कि कल उठ के एआई ना रहा तो हमारे पास कोई सॉल्यूशन ही ना रहे कि हम लोगों को कैसे आगे बढ़ना है वो ना रहे। क्योंकि कैसे है, हमने एक तो पहले तो सबसे पहले बुक्स बंद कर दी, बुक्स रीड करना बंद कर दिया हम लोगों ने। कुछ भी हुआ एआई यूज करो, चैट जीपीटी यूज करो, राइट। तो ये हमें सबसे पहले एक बदलाव लाने की जरूरत है धीरे धीरे करके सर। सो आपने सुना कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर ईशान तमनकर को। उन्होंने हमारे सभी सवालों के जवाब, काफी क्रिटिकल सवालों के जवाब बड़े बेबाक अंदाज में दिए, खुलकर दिए, एक बड़े मैसेज के साथ दिए। उन्होंने भारत सरकार को भी ये मैसेज दिया कि आप ये टेक्निक अपनाइए, ये रास्ता अपनाइए ताकि देश की सुरक्षा सुरक्षित रहे, देश पर कोई खतरा ना आए। और भविष्य को ध्यान में रखकर भी उन्होंने कई खास टिप्स युवाओं को भी दिए, स्टूडेंट्स को दिए, जिनको अपनाकर आप डिजिटल खतरे से बच सकते हैं और डिजिटल जो युग है उसका अपने जीवन में एक काफ़ी बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स लॉट्स। थैंक यू सो मच सर। ये पॉडकास्ट मैं समझता हूं कि एक बड़ा खास सब्जेक्ट आपने उसके सॉल्यूशन आपने रखे हैं, और मैं समझता हूं सर ये एपिसोड यहाँ रुकेगा नहीं, क्योंकि ये एक एपिसोड है। ऐसे हमारे पास में सैकड़ों सवाल हैं जो आपसे करने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन आज हमने इस फर्स्ट कड़ी में एक सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही आपके सामने रखा है। हमारी लिस्ट अभी भी पूरी नहीं हुई है आपसे सवालों की, लेकिन सर हम चाहते हैं कि लोग शॉर्ट में ही से आपके जवाबों को समझें, उनसे सतर्क हो और उनको अपने जीवन में उतारें सर। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं डेली इंडिया टाइम्स का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, स्पेशली सर आपका धन्यवाद सर कि आपने मुझे इस लायक समझा सर। थैंक यू सो मच सर कि आपने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, और ऑडियंस भी हमारे साथ जुड़ेगी सर। एंड थैंक यू सो मच सर फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट सर। धन्यवाद सर।